is also an AP with common difference, then the resulting sequence is also an AP with common difference KD or D by K, KD or D by K respectively, where D is the common difference of given AP. यानी कि अगर आप हर टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगा वो भी एपी बनेगा, बट हाँ इस बार उसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। इस बार उसका कॉमन डिफरेंस भी वही टाइम्स मल्टीप्लाई या वही टाइम्स डिवाइड कर देंगे जिससे भी हमने हर टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये मुझे लगता है ये और एक आपने जो एन की प्रॉपर्टी लिखी थी सेकंड, पहले तो देवांश हेलो, छुट्टियां क्यों करता है इतनी, ये बता मुझे क्यों इतना इरेगुलर क्यों है क्लास में, मन नहीं लगता मैथ्स पढ़ने में? नो सर ऐसा नहीं, वो कहीं मैं गया था ना तो लास्ट वीक का ज्वाइन नहीं कर पाया था। घूमता रहा करे ना, छुट्टियां करता रहा करो। तो वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट देखता है वीडियोस कोई पुरानी जब आता है यस क्लास? ये सर आज वो निष्कर्ष से मांगी थी, मैंने लिंक भेज दिया, देखूंगा। थोड़ा देख लिया अगर, अब बहुत ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 1.5 या 2.0 प्ले स्पीड पे चला के देख सकता है। तो यस फटाफट अभी तो जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज का था तो बेसिक बेसिक बातें ही बताई थी पहली क्लास में। तो हमेशा पहली क्लास इंट्रोडक्टरी होती है, बहुत डिटेल में हम बातें नहीं बताते, उसमें बस काम की चीजें बताते हैं, थोड़ी नॉलेज की चीजें बताते हैं और एक चैप्टर का आइडिया देते हैं क्या है। ओके सर। ओके ये जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी हमने लिखवाई थी आपको, nth टर्म हमेशा n में लीनियर एक्सप्रेशन होगी, एक तो ये बात बताई गई थी, एक वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं बताने वाला हूँ। इसको मैं भी प्रूव भी करके दिखाता हूँ, पहले आप लिख लीजिए जरा। इन अ फाइनाइट एपी, इन अ फाइनाइट एपी, आप जानते हैं फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या है, 10th क्लास में हमने पढ़ा था। फाइनाइट एपी मतलब जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, मतलब टर्म्स को हम गिन सकते हो या फिर लास्ट टर्म पता हो। इनफाइनाइट एपी जिसमें लास्ट टर्म ना पता हो, जिसमें डॉट 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 करके टू बी कंटिन्यूड हम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, लेट्स से 1357 मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो ये फाइनाइट एपी है, राइट, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म भी पता है। अगर लास्ट टर्म पता है तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिन सकते हैं, या इसमें तो हमें सीधे सीधे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही दिख रही है, बट ये भी फाइनाइट एपी है। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 103 तक, अब हम ऐसे गिन तो नहीं पा रहे बट हमें लास्ट टर्म पता है तो हम गिन लेंगे, निकाल लेंगे हम कितनी टोटल टर्म्स है। तो ये दोनों ही फाइनाइट एपी। बट अगर सपोज मैं ऐसे लिख देता हूँ इसी चीज को 1357 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसका मतलब टू बी कंटिन्यूड, अब हमें लास्ट टर्म नहीं पता, ये चलता जा रहा है तो ये एक इनफाइनाइट एपी हो जाएगा, राइट। ये हम 10th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ के आए होंगे इसमें, बट अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। फाइनाइट एपी का मतलब जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, हम टर्म्स गिन सकते हो। इनफाइनाइट एपी जिसमें हम टर्म्स गिन ना सकते हो, बहुत सारे टर्म्स हो, राइट। सो इन अ फाइनाइट एपी, प्रॉपर्टी ये है, इन अ फाइनाइट एपी कॉमा द सम ऑफ द टर्म्स, the sum of the terms equidistant, the sum of the terms equidistant from the beginning, equidistant from the beginning and sum of the terms from the beginning and end, sum of the terms from the beginning and end is always same, is always same and is equal to, is always same and is equal to the sum of, and is equal to the sum of first and last term. That is
ए के प्लस ए एन प्लस के माइनस 1, सॉरी ए ए के प्लस ए एन माइनस के प्लस 1, ये सबस्क्रिप्ट में ही है पूरा, एन माइनस के प्लस 1, मैं समझा दूंगा सारी बातें, अभी पहले लिख लो, इज इक्वल्स टू a1 प्लस an फॉर ऑल k is equals to 1 2 3 up to n। सर एक पॉइंट रिपीट कर दीजिए, मैं बीच से छूट गया था। बिल्कुल, इन अ फाइनाइट एपी the sum of the equidistant terms, in a finite AP the sum of the equidistant terms from the beginning and end is always same and is equal to the sum of first and last term। सर ये समझ नहीं आई प्रॉपर्टी। अभी समझाई कहाँ है मेरी शिट, अभी तो सिर्फ लिखवाई है। देवांश कंप्लीट हो गया या फिर से रिपीट करूं? यस सर, कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक वैल्यू n माइनस 1 तक ही जाएगी इनफैक्ट। ठीक है, ओके, अभी हम यहाँ पे कह क्या रहे हैं इसको तो अभी मैं समझाता हूँ। पहले आप ये कुछ एपी देखो जरा, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। ये एक एपी है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी एपी ले सकते हो, मेरी मर्जी ये थी, अगर आप चाहो तो मैं कोई दूसरा एपी भी लेके दिखा सकता हूँ, आप दूसरे पे करके देख लेना खुद से, कोई दिक्कत नहीं, जिस पे चाहो कोई भी एक एपी बनाना, जो मर्जी, जो फर्स्ट टर्म, जो डी लेना है, जो मर्जी, सब एपी पे अलाउड है, हर किस्म के एपी पे। 3 3 6 3 9 10, ठीक है जी। हाँ जी, ये एक फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी से कहने का ये मतलब है कि भैया जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स आप गिन पा रहे हो, जिसमें आपको सारा पता हो कि हाँ जी ये फर्स्ट से लेकर लास्ट टर्म तक ये एपी दिख रहा है। इनफाइनाइट एपी के केस में इसलिए अलाउड नहीं क्योंकि इनफाइनाइट एपी आपको कभी दिखेगा भी नहीं, इनफाइनाइट एपी का कोई सेंस नहीं है, हमारी लाइफ में कोई यूज नहीं है इनफाइनाइट एपी का। ओके, तो यूज फाइनाइट एपी का ये, इसलिए फाइनाइट एपी तक ही हम लिमिटेड है। फाइनाइट एपी के केस में हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी टर्म उठाते हो बिगनिंग से और एंड से, सेम टर्म उठाते हो अगर, जैसे कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इज 1 एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज 17, राइट? फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इज 1, फर्स्ट टर्म ऑफ द एंड, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज 17। एंड की तरफ से पहली टर्म 17 है, बिगनिंग की तरफ से फर्स्ट टर्म 1 है, इन दोनों का सम कितना हुआ? ठीक है, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम बताओ जरा, चैट पे मत भेज, बोल के बता दो, है ना? थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम अगेन 18, सेम ही है, बार बार देखो इनका सबका सम सेम ही आ रहा है। 1 और 17 का सम 18, 3 और 15 का सम 18, 5 और 13 का सम भी 18, फोर्थ और फोर्थ लास्ट टर्म का भी देखो सम 18, और जो इनका सम आया वही बीच वाली जो इनकी मिडिल टर्म थी उसका दुगना है वो, यानी कि बीच वाले टर्म के पास जोड़ने के लिए कुछ था नहीं तो वो खुद से ही जुड़ गया, तो उसका सम भी यही है। अगेन फिर से देख लो इसी बात को, मैं ये कह रहा हूं कि बिगनिंग से अगर आप कोई भी टर्म उठाते हो, जो भी नंबर ऑफ टर्म आप बिगनिंग से उठा रहे हो, अगर वही नंबर ऑफ टर्म आप एंड से उठाओगे तो उन दोनों का सम हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर आ रहा है। नहीं यकीन हो रहा तो कोई भी और एपी पे करके देख लो, छोड़ो। और सर अगर इसमें अगर ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो और भी आसान हो जाएगा रोशनी। ये देख, अब देख लो, अब फिर से देखो, फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट और लास्ट का सम 20, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम फिर से 20, फिर थर्ड और थर्ड लास्ट का सम फिर से 20, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का टर्म का सम फिर से 20, और फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट का टर्म फिर से 20। इस बार मिडिल टर्म आई नहीं कोई, या ऐसा मान लो कि इस बार मिडिल टर्म्स 2 हैं हमारे पास। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे तब हमारे पास
एक मिडिल टर्म होगी, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तब हमारे पास दो मिडिल टर्म्स होती हैं, राइट। इस केस में आप देख सकते हैं चाहे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो चाहे नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तब तो हम आसानी से पेयर बनाते चले जाते हैं क्योंकि पेयरिंग बन जाएगी सबकी। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो एक मिडिल टर्म बच जाएगी, तो उसका पेयर किसी से नहीं बनता, तो वो पेयर खुद के साथ ही बना लेती है, उसका सम भी उतना ही होगा। बट क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. और ऐसा हमेशा होगा। मैं तो अभी तो मैंने आपको एक ये ऐसा थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिखाया नंबर्स वंबर्स के साथ, क्योंकि आपको आदत नंबर्स को देखने की है, बट मैं अब आपको इससे भी दिखा देता हूँ जनरल एपी से। और जैसे ही आप जनरल एपी से इस बात को देखेंगे तो आपको ये बात समझ भी आ जाएगी एकदम से कि हाँ ऐसा तो होना है ही, ऐसा तो हर बार होगा। क्यों? देखो आप अपने, ये जनरल एपी है, जनरल एपी में तो एओडी कुछ भी हो सकता है, राइट। मैं तो जनरल एपी के लिए इस चीज को प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ आपको। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम जो भी होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट का टर्म का सम उतना ही होना चाहिए। क्यों? जैसे ही मैं इधर से सेकंड टर्म पे पहुंचा तो मैंने एक डी बढ़ाया, जैसे ही मैं उधर से सेकंड टर्म पे पहुंचा तो मैंने एक डी घटाया, तो बेसिकली मैंने चेंज तो कुछ करा ही नहीं ना सम में। भाई जितना भी मैं बिगनिंग से बढ़ता जाऊंगा उतना ही मैं एंड से घटता भी तो जाऊंगा, तो सम तो हमेशा सेम ही होना है इनका। आप इधर से एक डी बढ़ाएंगे उधर से एक डी घटा देंगे, आप इधर से दो डी बढ़ाएंगे उधर से भी दो डी घटा देंगे, तो हमेशा सम सेम आएगा अगर आप इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो। कोई डाउट अभी तक? मैं इससे बहुत सारी चीजें प्रूव करने वाला हूं, तो पहले ये बात अगर आप समझ लेंगे तो आप अभी सम का फॉर्मूला निकाल के दिखा देंगे मुझे, मतलब आप नहीं, मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको। बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड एंड फ्रॉम द बिगनिंग इज ऑलवेज सेम एंड इट हैज टू बी सेम, क्योंकि जो चेंज हम बिगनिंग से कर रहे हैं उतना ही चेंज, उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हम एंड से कर रहे होंगे। सो लेट्स से आपने बिगनिंग से थर्ड टर्म ली तो आपने दो डी जोड़ दिए उसमें बेसिकली, जब आप एंड से थर्ड टर्म लेंगे तो आप उसमें दो डी घटा चुके होंगे, इसलिए हमेशा सम सेम ही आना है। एक बात ओके, अब अगली बात सुनो मेरी। चलो अब मैं आपको इसका सम निकाल के दिखाता हूं बहुत जल्दी। हम ना ये तो हमने ठीक है सीख ली ये बात तो कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम सेम है। इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे? इससे सबसे बड़ा फायदा पता है हमें क्या है? कि हम एपी का सम ना एक सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे? एक बार पहले तो इसका सर सम निकाल उल्टा के करके ऐड करेंगे तो 2sn = n, और फिर अंदर वो आएगा। हाँ, और आसानी से देख, और थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से देख, अभी मैं दिखाता हूँ। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये मैंने अभी आपके सामने 9 टर्म्स लिखी हुई हैं। अगर कोई मुझसे इसका सम निकालने के लिए कहता ना तो मैं इनको ऐड नहीं करता, मैं पता क्या करता, मैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देता। जो इनकी मिडिल टर्म है, जो इनकी मिडिल टर्म है वो एक्चुअली इनका एवरेज है, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम मिडिल टर्म के ट्वाइस के बराबर, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम मिडिल टर्म के ट्वाइस के बराबर, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम मिडिल टर्म के ट्वाइस के बराबर। मैं अगर हर एक टर्म को 9 से रिप्लेस कर दूं ना, ये जो एपी मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है, अगर हर टर्म को मैं इनकी मिडिल टर्म से रिप्लेस कर दूं तो सम उतना ही तो बनेगा दोस्त। क्यों? एक 9 से उतना ही छोटा है जितना 17 9 से बड़ा है, 3 9 से उतना ही छोटा है जितना 15 9 से बड़ा है, 7 9 से उतना ही छोटा है जितना 11 9 से बड़ा है। तो अगर मेरे को इसका सम निकालना होता तो बजाय मैं इसको पूरा ऐड करने के मैं डायरेक्ट लिखता कि मिडिल टर्म से रिप्लेस कर दो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को। कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? 9, यानी कि सम आ जाता 81 डायरेक्टली। आप ऐड करके देख लो उतना ही आएगा। ओके, नहीं आया। हाँ नहीं है ये बात समझ? नहीं सर। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम है वो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म ही तो है। यस सर। ऐसे ही सारे पेयर्स बनते जा रहे हैं, हर पेयर का सम सेम है पहली बात तो। हाँ सर। तो ये 4 पेयर बने। अच्छा सर ये तो, लेकिन सर ये वाली चीज तो सिर्फ उन्हीं के लिए ट्रू है ना जो ऑड है एपी। इवन एपी इवन के लिए भी बना देंगे, पहले तुझे ऑड के लिए समझ आई बात? तू ये तो बता मुझे। हाँ सर इवन ऑड के लिए भी बना लेंगे, हाँ हाँ इवन के लिए भी बना लेंगे, इवन का भी समझाएंगे, रुक जा।
आप एक ये करते कह रहे हो जाएंगे ना ना, हर नंबर को हम 9 से रिप्लेस कर देंगे तो बात हर नंबर को 9 से रिप्लेस कर दे मिडिल टर्म से, तो सम उतना ही आएगा। एवरेज का काम ही ये होता है, पता है एवरेज का काम क्या है? एवरेज का काम है कि अगर आपको सम निकालना हो तो एवरेज से रिप्लेस कर दो सारे नंबर्स को, फटाक से सम निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो जो भी उनकी मिडिल टर्म थी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो। अब बात आती है अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है जी, तो क्या करें? तो भाई सीधे सीधे 5 पेयर बन रहे हैं, पांचों का सम बराबर है कि नहीं? इस बार तो और आसान है निकालना, बताता हूं कैसे। सीधे सीधे 5 पेयर, पांचों का सम इक्वल, तो 5 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दो, या फिर इस बार जो दो मिडिल टर्म है उनका एवरेज ले लो और उससे रिप्लेस कर दो सारी टर्म्स को, ये भी कर सकते हैं। या तो ऐसे देख लो कि दो मिडिल टर्म्स जो हैं उनके एवरेज से रिप्लेस कर दो सारी टर्म्स को, यानी कि हर टर्म को अगर आप 10 से रिप्लेस कर दोगे तो सम आ जाएगा डायरेक्ट। या फिर 5 पेयर बन रहे हैं बराबर बराबर, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो पेयर्स बन जाएंगी हर टर्म के, बराबर पेयर बनेंगे। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होती तो n/2 पेयर बनते कि नहीं, और n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दो डायरेक्ट। ये आपने सम का फॉर्मूला पढ़ा है एपी में पहले। या फिर छोड़ो सारी बात, n/2 अभी हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, अब भूल जा इवन ऑड को, हमें नहीं पता कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, ठीक है? यस सर। एक बार बस ये देख ले कि चाहे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो चाहे नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो पेयर्स बन जाएंगे बराबर, मतलब पेयर्स बन जाएंगे हर टर्म का। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो एक टर्म खाली बच जाएगी, 9 खाली बच जा रहा था जब 17 था यहां पे, और 9 क्या था? 9 था जो भी ये पेयर्स का सम आ रहा था उसका हाफ, पेयर का सम आ रहा था 1 और 17 का 18, 18 का हाफ होता है 9, 3 और 15 का सम आ रहा था 18, 18 का हाफ था 9, 5 और 13 का सम आ रहा था 18, 18 का हाफ था 9। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि हर टर्म को चाहे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो या नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो या नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो या नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर टर्म को मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म के एवरेज से रिप्लेस कर सकता हूं, ये दोनों ही केस में एप्लीकेबल होगा। मैंने अभी इस केस में बोला था आपसे कि आप हर टर्म को 9 से रिप्लेस कर दो, राइट? मैं अब कह रहा हूं मत कर 9 से रिप्लेस, फर्स्ट और लास्ट टर्म के एवरेज से रिप्लेस कर दे। फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज है 9, वो वही आएगा जो मिडिल टर्म होगी, उससे रिप्लेस कर दे हर टर्म को। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? n, एवरेज कितना फर्स्ट और लास्ट टर्म का? a सर तो प्लस l बाई मिडिल के 2। दोनों इवन में मिडिल के दोनों टर्म्स का मीडियन आ जाएगा, ओ मीन। क्या फिर से बोल। सर मिडिल के दोनों टर्म्स का सम का मीन आ जाएगा वो। हाँ, पर मिडिल टर्म्स हर बार 1 या 2 होंगी ना, हमें तो नहीं पता मिडिल टर्म 1 होगी या 2 होगी, तो मिडिल टर्म की टर्म्स में भूल ही जाना इस बात को। फर्स्ट और लास्ट टर्म तो हमेशा पता होंगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी भी एपी के लिए हमेशा पता होंगी। उसकी टर्म्स में देखना, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो एवरेज है उससे ही रिप्लेस करना है एक्चुअली तो हर टर्म को, क्योंकि अगर एक मिडिल टर्म होगी, है ना, अगर एक मिडिल टर्म होगी तो वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ही आ रही होगी। अगर दो मिडिल टर्म होंगी तो उन दोनों का सम फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर आ रहा होगा। पर सर इवन और ऑड तो मेंशन नहीं रहेगा ना? इवन और ऑड पे डिपेंडेंट ही नहीं रहेगी फिर ये चीज कभी भी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर हम पूरे एपी का सम निकालना चाहते हैं तो मैं हर टर्म को फर्स्ट और लास्ट टर्म के एवरेज से रिप्लेस कर सकता हूं। ऑड टर्म्स के केस में ये इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि मिडिल टर्म जो है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ही आएगी डायरेक्ट। आप उसको एंड से मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करो, हर टर्म को एवरेज से रिप्लेस करोगे, सम आ जाएगा। इवन नंबर के केस में ये इसलिए एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब होंगी हमारे पास तो सबके पेयर्स बन जा रहे होंगे। अगर n टर्म्स होंगी तो n/2 पेयर्स बनेंगे और उन n/2 के n/2 पेयर्स का सम a प्लस l के बराबर ही होना है। तो मैंने n/2 और n/2 n/2h + 1 का मीन होगा ये भी। फिर से बोल।
सर मतलब हम जैसे इसमें मिडिल टर्म 9 है, जैसे सर मीन मीडियन मोड में मीडियन निकालने के लिए हम करते थे, वही हो गया। तो मीडियन टर्म निकाल गए ना हाँ हम। कह सकता है, पर ये इससे मीडियन का कोई मतलब नहीं है वैसे, बट हाँ वैसे ही निकालते थे मीडियन। पर मीडियन के कॉन्सेप्ट से मत समझ इसको मीन के कॉन्सेप्ट से समझ कि एवरेज का काम क्या होता है। एवरेज का काम ही ये होता है कि सम निकालना, या एवरेज का काम ये होता है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो आप हर वैल्यू को किस नंबर से रिप्लेस करें कि आपका सम उतना ही आए, सारी वैल्यू सेम हो जाए और आपका सम भी उतना ही रहे जितना पूरे डेटा का सम था। एवरेज का काम ये है। तो हम एवरेज के कॉन्सेप्ट से ही सम निकाल रहे हैं। एपी का सम हमने उसी तरीके से निकाला है कि भाई हमारे यहाँ पे जितने भी पेयर्स बन रहे होंगे, ए का और ए प्लस एन माइनस वन डी का सम जितना आएगा उतना ही आएगा ए प्लस डी का, और इससे सेकंड लास्ट टर्म का इधर से उतना ही आएगा, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का उतना ही आएगा, फोर्थ और फोर्थ लास्ट टर्म का। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सम में इस तरीके से निकाल सकता हूं कि जी आप हर टर्म को फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के एवरेज से रिप्लेस करिए, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, n। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम निकाला, डिवाइडेड बाय 2 करा, यानी कि अब हर टर्म को अगर इससे रिप्लेस करा जाए तो हमारे एपी का सम कभी नहीं बदलेगा। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स। यही है एसएन का फॉर्मूला, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑल्दो जैसे ऋषिक तू बता रहा था, हमें पहले ऐसे ही समझाया जाता था एसएन निकालने का फॉर्मूला कि भाई एसएन को ही वापस उसी सीरीज को पलट के लिख दो। वो इसीलिए लिखा गया है जो मैं तुझे अभी बता रहा हूँ, वो समझाया भी इसीलिए गया है क्योंकि ये हमेशा इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम बराबर आता है। तो वो जो पलट के लिखवाई गई थी ना सीरीज एसएन का फॉर्मूला बनाने के लिए, वो इसीलिए इसी पर्पज से लिखवाई गई। क्यों भाई, बात समझ आई है? Yes, sir. यस कैसे सर। हम एसएन निकाल रहे हैं। यस सर। Cool. अब इसी को ही मैं देखो, अब आपको उससे भी दिखा सकता हूं। अच्छा उससे पहले चलो, वो दिखाने से पहले एक बार ये और देख लो, ए के प्लस ए एन माइनस के प्लस वन, भैया ये लास्ट से केथ टर्म होती है, केथ टर्म फ्रॉम द एंड। आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लो के की कोई भी, ये है केथ टर्म फ्रॉम द एंड। तो लेट्स से आपके पास ये एक एपी है, A1 A2 से लेके AN तक। आपने के की वैल्यू रखी 1, के की वैल्यू रखी 1, तो के की वैल्यू 1 रखते ही ये बना A1 और ये बना AN लास्ट से फर्स्ट टर्म। आपने के की वैल्यू रखी 2, तो ये बना A2 और ये बना AN माइनस 1 लास्ट से सेकंड टर्म। आपने के की वैल्यू 3 रखी, ये बनेगा A3, ये बनेगा AN माइनस 2 यानी कि लास्ट से थर्ड टर्म। क्या आप इसे समझ गए? ये जो मैंने के वाला एक्सप्रेशन लिखा था, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं इसमें, ये हमेशा सेम ही आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एपी कि इसमें हमेशा सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स बराबर रहेगा। लिख लीजिए जरा सर, इसको, और कोई भी आपका डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। पूछे रोशनी, क्या बोल रही सर एक और बार ये वाला किड्स टर्म वाला समझा दीजिए। पहले एक बार खुद से इसमें वैल्यू पुट करके देख के की क्या क्या बन रहा है ये समझ। इसमें के की वैल्यू 1 2 3 ऐसे एक्सप्रेशंस में पुट करके देख। जब के की वैल्यू 1 पुट करेगी तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, मुझे बता। सर A1 प्लस AN माइनस 2, सर नहीं सर, ए एन माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे तो ए एन ही बच यस जाएगा। सर, तो यस सर, अब के की वैल्यू 2 पुट कर। N माइनस 1, एन माइनस वन, एन माइनस वन Yes. उधर से भी तो सेकेंडरी टर्म है ना, देख। यस सर, बस वही कह रहे थे हम कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स अगर हम लिखना चाहते हैं तो ए के शुरुआत से के टर्म है, ए एन माइनस के प्लस वन एंड से के टर्म, राइट।
हाँ जी, ये नोट कर लिए। Yes, sir. तो चलिए एक बार एसएन का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं यार। रुक जाओ, बता दियो मेरे को, मतलब हैंड डाउन तभी करियो जब लिख ली पूरा। ओके, तो अब मैं एक बार आपको एसएन का फॉर्मूला भी बना के दिखा देता हूँ। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, तो यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ आपको इसमें, क्योंकि सिर्फ इसका ये मैं निकालना नहीं सिखाना चाहता था आपको एसएन इस फॉर्मूले से। एसएन फॉर्मूला ऐसे ही बना है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जो हमने अभी आपको लिखवाई, तो इस प्रॉपर्टी से हम निकलवाना चाहते थे। बट चलो हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि एसएन, पहली बात तो एसएन का मतलब ये है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा ए आर, आर इज फ्रॉम 1 टू n। हाँ जी, सबसे पहली बार आप सिग्मा से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सो आई वुड टेल यू द प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा फर्स्ट। सिग्मा का मतलब ये होता है, बहुत ही बेसिक, आपने सिग्मा 10th क्लास में पढ़ा होगा बट आपने नहीं पढ़ा एक्चुअली, 11th में आप पहली बार सिग्मा पढ़ने वाले हैं। आप सिग्मा को अभी पढ़ेंगे, अभी समझेंगे प्रॉपरली। सिग्मा वहां पे तो हमें कुछ सिखाया नहीं गया, बस सिग्मा का मतलब ये बताया गया था समेशन है। समेशन तो है बट लगाएंगे कैसे कैसे, और सिग्मा ही लगेगा। काफी सीरीज का पोर्शन मैंने आपसे पहले भी बताया था कि सीरीज का पोर्शन काफी होगा। सो व्हाट डज सिग्मा डू इज कि सिग्मा पे सबसे पहली चीज तो सिग्मा का वेरिएबल आपको समझना है। सिग्मा का मतलब समेशन, ये तो हम सबको पता ही है। सिग्मा का वेरिएबल हमें समझना है, ये कोई सिग्मा का वेरिएबल होगा यहाँ पे जिसकी वैल्यूज में हमें दिया गया होगा उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे कि यहाँ पे सिग्मा का वेरिएबल है आर, आर की लोअर लिमिट दी है 1, आर की अपर लिमिट दी है n। इसका मतलब ये है आर की वैल्यूज आप 1 से लेके n तक एक एक करके रखेंगे, है ना, और हर बार ऐड करते चले जाएंगे। लेट्स से आपने आर को 1 रखा तो a1 बना, तो a1 देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप ऐड कर देंगे, फिर आर की दूसरी वैल्यू रखेंगे, 1 से लेके n तक सारी वैल्यूज रखते जाएंगे। आर की वैल्यू 1 रखी, a1 बना, 2 रखी, a2 बना, 3 रखी, a3 बना, ऐसे ही n रखी तो an बना। और इन सब के बीच में सिग्मा का मतलब सम लगाते चले जाएंगे, प्लस लगाते चले जाएंगे, ये सिग्मा का मतलब है। इस तरीके से हम सिग्मा को एक्सपैंड करेंगे। तो आपको सबसे पहली चीज तो सिग्मा को एक्सपैंड करना आना चाहिए कि अगर हम सिग्मा के अंदर वैल्यूज रखेंगे तो किस तरीके से रख रहे हैं। वो इस तरीके से रखेंगे, सिग्मा का एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल का कैसे पता चलेगा, नीचे लिखा हुआ होगा दिस इज फ्रॉम दिस टू दिस। जो नीचे नंबर लिखा होगा वो होगी लोअर लिमिट, जो ऊपर नंबर लिखा होगा वो होगा अपर लिमिट, राइट। अब इसके बाद एसएन का मतलब आप a1 से लेके an तक सारी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिग्मा r इज फ्रॉम 1 टू n ar। आप सिग्मा का वेरिएबल यहाँ पे कोई भी बना सकते थे, नॉट जस्ट r। ये तो r बहुत जनरल नोटेशन होती है इसलिए मैंने r यूज कर लिया। k भी लिख सकते थे आप इसको, a के अंदर k की वैल्यू 1 से लेके n तक। ai भी लिख सकते थे, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, जो आप चाहें। तो एसएन का मतलब ये हुआ, अगर मैं जनरल एपी के हिसाब से देखूं तो a प्लस डी, a प्लस 2d। सिमिलरली आगे बढ़ूंगा, a प्लस n माइनस 2d, ये होगी सेकेंड लास्ट टर्म और ये होगी लास्ट टर्म। अगर मैं इसी सीरीज को एक बार पलट के लिख दूं, तो इनका ऑर्डर कुछ ये आएगा। अगर मैं दोनों का सम निकाल दूं, दोनों का सम आएगा 2SN इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म्स का सम निकालता हूं तो ये बनेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म्स का सम निकालता हूं तो अगेन 2a, a प्लस डी का और a प्लस n माइनस 2d का सम निकालना है इन दोनों का,
तो d को n-2 के साथ ऐड करूंगा, मतलब 1 को n-2 के साथ ऐड करूंगा तो n-1 ही बन जाएगा। इनफैक्ट आप देखेंगे किसी भी टर्म का सम यहाँ पे हर बार यही आ रहा होगा, और यही थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है कि हर बार सेम ही आएगा इक्विडिस्टेंट टर्म्स के सम। तो आप यहाँ से बेसिकली ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, n थी, तो 2a + n-1 into d n टाइम्स आ रहा है। These number of terms are n. So जब एक ही चीज को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, एक ही चीज को जितनी, अगर 4 को मैं 2 बार ऐड करता हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 into 2। अगर सेम नंबर को जितनी बार ऐड करा जा रहा है तो आप सीधा 5 को 3 बार ऐड करने के बजाय 5 को 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि मैं 2a + n-1d को n टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को n से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, वो भी सेम ही चीज होगी। और यहां से हमारे पास Sn का सम बन जाता है n/2 2a + n-1 into d, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको इस तरीके से समझाया कि भाई आप हर टर्म को फर्स्ट और लास्ट टर्म के एवरेज से रिप्लेस कर सकते हैं तो सम चेंज नहीं हुआ। ये तो बनना Sn का फॉर्मूला, आप ऐसे भी समझ सकते थे Sn का फॉर्मूला। बट इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो भी मैं प्रूव करना चाहता था। यहां से एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काम आएगा आपके अभी जब हम सीरीज के पोर्शन पे पहुंच जाएंगे। इसको अलग से लिख भी सकते हैं आप, Sn = सिग्मा AR R is from 1 to n। मतलब इसका ये है कि अगर आप किसी भी AP की जनरल टर्म निकाल लो, AR निकाल लो और उस पर सिग्मा लगा दो, R की वैल्यू 1 से लेके n तक का, तो सम मिल जाएगा। इसकी डिटेलिंग में बात हम बाद में करेंगे। एक बात अभी आपको समझनी है, मतलब इस पे क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे और जो भी इसमें काम चीजें करनी होंगी तो आगे काम आएगा, इसलिए भी लिखवा दिया। बस अभी आपको एक बात समझनी है कि देखिए अभी आपने Sn का टर्म का सम लिखा तो ये बना A1 से लेके An तक का सम। अगर आप Sn-1 लिखते हैं तो इसका मतलब यही तो है कि भाई n-1 टर्म्स का सम बताइए। अगर n-1 टर्म्स का सम बताना है तो इसका मतलब होगा A1 + A2 + A3 + An-2 + An-1 n-1th टर्म तक का सम जितना भी होगा। तो इसका मतलब होगा Sn-1 फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम। अब अगर मैं Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, ओके पहले नोट कर लीजिए, कोई बचा है क्या? कैन आई रिमूव दिस? तो लेट्स से Sn का मैंने सम लिखा A1 A2 से लेके An तक का सम लिखा। सिमिलरली मैं Sn-1 का सम लिख रहा हूं, तो वो बनेगा A1 + A2 से लेके An-1 टर्म्स तक का सम। दोनों को माइनस करता हूं तो ये बन जाएगा Sn - S of n-1, और इधर बचेगा, देखो सारी टर्म्स कैंसिल होती चल जाएंगी, सिर्फ An, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स में से अगर हम सम ऑफ n-1 टर्म्स घटा दें तो An मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगी, हमें जनरल टर्म मिल जाएगी उस AP की। बहुत बार हमें Sn गिवन होता है और हमसे पूछा जाता है कि An बताइए। ऐसे क्वेश्चंस 10th क्लास में भी थे वैसे तो, कि जहां पे आपको Sn गिवन होता था और An निकालना होता था, बट तब आप थोड़ा सा अलग तरीका यूज करते थे।
सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाय द वे, जो भी हम जिस भी प्रॉपर्टी पे हैं, 6th पे होंगे शायद। Sn minus 1 is equals to an। और इस पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी आपको करके दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन तो हम सारी प्रॉपर्टीज भी करने वाले हैं कि if Sn is equals to 2n square plus 4n then find an। इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी 10th क्लास में करा जा चुका है। हम यहाँ पे करते क्या थे, हम यहाँ पे S1 निकाला करते थे। पहले S1 का मतलब हो गया A1, S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म खुद, तो S1 A के बराबर ही होता है। S1 अगर आपने n की वैल्यू 1 पुट करी है तो, और आपने n को वैल्यू 1 पुट करा तो ये बनेगा 2 + 4 यानी कि 6। सो S1 इज जस्ट A ओनली। फिर आप S2 निकालते थे। S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो ये बन जाता था Sn = 2n स्क्वायर + 4n तो दिया ही हुआ है, 2 रखा अगर हमने तो 2 × 4 = 8 + 8। हाँ सॉरी, S2 अगर हम निकालते हैं तो S2 को इज इक्वल टू 2a प्लस वो कर देंगे और S1 ये होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो S1 S2 = 8 + 8 16 निकल गया, यानी कि फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास 6 थी और फर्स्ट टू टर्म्स का सम 16 है तो सेकंड टर्म भी आ गई 10, और जैसे सेकंड टर्म आई तो D आ गया। अब हम an निकाल सकते हैं इजीली। तो S2 क्या होता है, S2 होता है 2a + D। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू तो ऑलरेडी थी 6, तो D आ गया 4। आपको a मिल गया, D मिल गया, आप an इजीली निकाल के बता सकते हैं। an होता है a + n - 1 × D, यानी कि a की वैल्यू पुट करी हमने विच इज 6 + 4n - 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4n - 2, यानी कि आप कोई भी टर्म, सॉरी 4n + 2, यानी कि आप कोई भी टर्म इस सीरीज की आप दे सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 1 पुट करो, 6 बनेगा, सेकंड टर्म 10 बनेगा, थर्ड टर्म 14 बनेगा, इसी तरीके से सो ऑन। ये इस तरीके ये करने का मेथड हमारा 10th क्लास में था, बट अब हम ऐसा नहीं कर रहे नो। अगर हमें an निकालना है तो हम डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं, रख के फिर माइनस कर देंगे। बिल्कुल। Sn हमारे पास है ही ऑलरेडी, Sn से ही हम Sn - 1 बना देंगे। अब Sn से Sn - 1 हमें ऑलरेडी बनाना आता है, फंक्शंस में हम इस तरीके की चीजें कर चुके हैं। Sn हमें दिया गया है 2n स्क्वायर + 4n माइनस Sn - 1 का मतलब हुआ कि आप n की जगह n - 1 से रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स n - 1 का होल स्क्वायर + 4 टाइम्स n - 1। सो an वुड बी 2 टाइम्स, यहां से दोनों से देखो, अब इन दोनों को डायरेक्टली सॉल्व कर लो, 2 कॉमन लिया, n स्क्वायर माइनस n - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर लग रहा है, a - b, यानी कि n में से n - 1 घटाया तो 1 ही बचेगा, इंटू a + b 2n - 1। 4n में से 4n - 1 घटा दो, 4 कॉमन लिया, n में से n - 1 घटाया, बेसिकली 4 ही बचा। तो ये बन गया हमारे पास an = 4n - 2 + 4 + 2। तो हम an इस तरीके से निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि हम पहले पूरा बार बार उसकी टर्म निकालें, a और d निकालें, फिर an का फॉर्मूला लगाएं। आप एक ही फॉर्मूले से जाते हुए सीधा सीधा निकाल सकते हो कि an की वैल्यू ये आएगी 4n + 2।
डाउट तो पूछ सकते हैं, तो अगर कोई बच्चा हो जिसने नहीं लिखा है तो वो हैंड रेज कर ले। ओके, नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टी नंबर पे आप पहुंच चुके हैं उसमें हमें एस एन की ही बात बतानी है कि अगर हम एपी के बारे में ए एन फाइनाइट सी टर्म्स का सम ये सब जान चुके हैं तो एस एन भी जान लें कि एस एन क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस, जो हम प्रूव भी करके आ चुके हैं, एन माइनस वन इंटू डी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल, या बहुत बार लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करा जाता है, बहुत बार लास्ट टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंडेंट होगा। बट यहाँ पे हमारे पास एस एन का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, ए वही फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स, वो सब तो यूजुअल मीनिंग्स नहीं जो हम ऑलरेडी ए एन में लिख चुके थे, एल इज लास्ट टर्म, तो एल बोलो या ए एन बोलो, ये दोनों ही लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। Sir, और इसी में sir, can you repeat the question? फिर से बोल। Sir, can you repeat the question? No question. I haven't asked any question. Ah, अब मैं आगे की बात बता रहा था एक्चुअली, मैं तो कुछ और कि देखो एसएन का फॉर्मूला तो हमने बना लिया, एसएन को हमने देख भी लिया, एक बार इस फॉर्मूले को मैं सॉल्व करके दिखाना चाहूंगा आपको थोड़ा और डिटेल में। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एन बाई टू को टू ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए एन, प्लस एन बाई टू को एन टाइम्स डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर डी बाई टू, और n बाई टू को माइनस वन इंटू डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस एन डी बाई टू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू डी बाई टू। सर ये आपने क्वेश्चन है या फिर ये इस फॉर्म में भी होता है? इस फॉर्म में क्या होता है, इस समय तुझे कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही सॉल्व करके दिखाया तेरे को कि जनरल जो फॉर्मूला होता है एसएन का, अगर हम उसको पूरा सॉल्व करें तो वो कुछ ऐसे ही तो बनेगा, और वेरिएबल है हमारा यहाँ पे एन, ए और डी तो हमारे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यूज ही हैं, हर एपी के लिए ए भी पता होगा और डी भी पता होगा। यस सर। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी तो रिप्लेस कर सकता हूँ, एस एन इक्वल्स टू डी बाई टू की वैल्यू कुछ ए बोल देता हूँ, कोई कांस्टेंट है बेसिकली, फिर क्वाड्रेटिक ए इक्वेशन टाइम्स, हो गया। बिल्कुल जैसे हमारा ए एन लीनियर एक्सप्रेशन होता है एन में इन द केस ऑफ एपी, उसी तरीके से हमारा सम ऑफ एन टर्म्स विल बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन इन केस ऑफ एपी। और जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका ट्वाइस होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा ट्वाइस कोफिशिएंट ऑफ एन। तो ऐसा हो सकता है बहुत बार आपको डायरेक्टली एस एन का फॉर्मूला दे दिया जाए, जैसे कि अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको एस एन का कुछ एक्सप्रेशन दिया था और आपसे डायरेक्ट पूछा जाता फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आप डायरेक्टली बता सकते थे कॉमन डिफरेंस, जो भी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसका ट्वाइस कॉमन डिफरेंस होगा, और देखो आपने निकाला भी हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो उसी क्वेश्चन में। एन स्क्वायर या एन, क्योंकि सिर्फ एन लिखा है आपने। सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। और अगर आप कोफिशिएंट ऑफ एन और कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर को ऐड कर दें तो डायरेक्ट फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। देख लो ऐड करके, मतलब कोफिशिएंट ये है एन का
और ये n स्क्वायर का ऐड करूंगा डायरेक्ट, तो d/2 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा सिर्फ। वो भी आप देख सकते हो। ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा जगह में। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी बाय द वे, यहाँ से। जी, एनीवन लेफ्ट? ओके, okay. Last property is if three numbers are in AP, three numbers A, B, C are in AP, तो ये तो वैसे हमें पहले से ही पता है, तो इसका मतलब ये है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाऊं तो वही डिफरेंस थर्ड में से सेकंड टर्म का होना चाहिए। इस चीज को हम लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म शुड बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तीन नंबर्स अगर एपी में है तो बीच वाले टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड टर्म के इक्वल होगा। सारी चीजें, ये सारी प्रॉपर्टीज फाइनाइट एपी वाले प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। वैसे अगर फंडामेंटली देखें तो इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम हमेशा बराबर होगा। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस एपी पे। नहीं सॉरी, एपी पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ी चीजें और लिख लेते हैं। अब एक बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। आपको मोस्टली पता ही है वैसे तो। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी का क्या मतलब है कि बहुत बार आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में गिवन होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको मतलब सम ऑफ एन टर्म्स गिवन होगा या सम ऑफ कुछ टर्म्स गिवन होगा, आपको डायरेक्टली टर्म्स नहीं दी जाएंगी एपी की, यू हैव टू फाइंड द टर्म्स ऑफ एन एपी। इन सच केसेस जहां पे भी आपको फाइंड आउट करनी पड़े टर्म्स खुद से एपी की, तो आप एपी की टर्म्स को ए प्लस डी, ए प्लस 2d की तरह ना माने। उसके लिए आपको ये यूज करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो इफ सम ऑफ टर्म्स of an AP is given, if sum of terms of an AP is given, so if sum of terms of an AP is given, it is always convenient, it is always convenient
to select the terms in the following manner. तो अगर हमसे कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एपी की निकलवाई जा रही है, दी नहीं, कुछ कंडीशंस दी, कुछ सिचुएशन दी, कुछ इंफॉर्मेशन दी हमें एपी के बारे में, और उस इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन सम ऑफ टर्म्स भी दिया हुआ है, और उस एपी की टर्म्स निकलवाई जाती हैं। तो मान लो आपको सम ऑफ टर्म्स जो दिया गया है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का दिया गया है या इवन नंबर ऑफ टर्म्स का दिया हुआ है, यानी कि आपको 3 टर्म्स निकालनी है या तो किसी एपी की, या 4 टर्म्स निकालनी है, इस तरीके की चीज। a minus d पहला a केस plus d। बिल्कुल, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें कभी भी लेट करनी है तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि सम ऑफ टर्म्स जब हम निकाल रहे हो एपी का, तो सम इस तरीके से लिखना है टर्म्स का कि हमारा एक वेरिएबल खत्म हो जाए। भाई ए और डी दो चीजें हैं हमारे पास, दो अननोन्स हैं, उनमें से एक अननोन खत्म हो जाना चाहिए। उसके लिए हम ये करते हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में हमेशा मिडिल टर्म एक ही होगी। अगर हमारे पास हमने 5 टर्म्स ली तो थर्ड टर्म मिडिल है, 7 टर्म्स ली तो फोर्थ टर्म मिडिल है, एक ही मिडिल टर्म होगी जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो मिडिल टर्म को आप मान लो यहाँ पे ए, और कॉमन डिफरेंस ले लो डी। और इसके अराउंड टर्म्स लिखते चले जाओ। तो लेट्स से आपको बोला गया 3 टर्म्स सेलेक्ट करनी है एपी की, 3 टर्म्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उन 3 टर्म्स को कुछ इस तरीके से लिखो कि मिडिल टर्म लिखी ए और कॉमन डिफरेंस डी है। तो इसका मतलब ये है कि ए के उधर भी डी बढ़ते जाना है, ए के राइट हैंड साइड पे डी बढ़ते जाना है, और ए के लेफ्ट हैंड साइड पे डी घटाता जाना है, यानी कि ए माइनस डी ए प्लस डी। जिससे कि अगर मैं सम निकालूंगा तो देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सम सीधा 3a देगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म नहीं है, ए मिडिल टर्म बता रहा है, फर्स्ट टर्म तो ए माइनस डी है। पर इससे आपका सम मतलब कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगी। लेट्स से आपको 5 टर्म्स एज्यूम करनी है किसी एपी की, तो ऐसा मत करो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d, उससे आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफर ही रहेंगी। आप इसको मिडिल टर्म को मानो ए, 2 इसके इधर बढ़ा दो, 2 इसके इधर घटा दो। अभी भी आप सम निकालोगे तो देखो डी पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, सिर्फ ए में आ जाएगा पूरा सम। सम गिवन होगा तो ए की वैल्यू तो सीधा आ गई, फिर डी के लिए एक और कंडीशन दी होगी, उससे डी निकल जाएगा। 7 टर्म्स लिखनी होती तो फिर से सिमिलर फैशन में। सेकंड इज पूछ ले। सब पूछने से बता रहा था ये। बता। फिर उसमें कॉमन डिफरेंस 2d लेंगे और a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d। मिडिल टर्म्स के टर्म्स में बतानी है सारी बातें। अच्छा सर, मिडिल टर्म्स होंगे a माइनस d a प्लस d। बिल्कुल, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d। पर्पस यही है इसका भी कि एक वेरिएबल खत्म हो जाए जैसी हम सम निकालेंगे। तो लेट्स से मेरे को 4 टर्म्स लेट करनी है, तो ये हो जाएंगी a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d। चारों टर्म्स का सम निकालेंगे 4a आ जाएगा। लेट्स से मेरे को 6 टर्म्स माननी होती, मिडिल टर्म्स को लो a माइनस डी ए प्लस डी, इधर 2d बढ़ाते चले जाओ राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 2d घटाते चले जाओ। लिख लो 6 टर्म्स की, मैं लिख नहीं पाऊंगा, इतनी जगह नहीं है, 6 टर्म्स भी लिख लेना। हाँ जी डन, आगे बढ़े, बच्चा है कोई तो बता दे। जैसे मैं से करूँगा। हो गया देवांश?
यस सर डन। एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो इसमें, it should be noted, it should be noted that it should be noted that if sum of numbers is not given, it should be noted that if sum of numbers is not given, it should be noted that if sum of numbers is not given, the numbers can also be taken as, the numbers can also be taken as a plus b, a plus 2b, a plus 3d, जितने भी नंबर्स लेने हैं, जहां तक आप ले सकते हो, मतलब जितने भी जिस हिसाब से भी ले रहे, यानी कि आप अपना जनरल एपी भी चूज कर सकते हो अगर आपको सम ऑफ नंबर्स नहीं गिवन है पर्टिकुलरली, और ये भी ले सकते हो जो हमने दी अभी चीज, फिर आपकी चॉइस है। हाँ, पर ये हमेशा बेहतर मेथड तो है ही, ये हम कह रहे हैं कि आप टर्म्स को ऐसे ही मानो। चलिए जी, शुरू करते हैं जरा एपी पे कुछ क्वेश्चन, तब तक हमने एपी पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं किए। लिखिए पहला क्वेश्चन, लेट टी आर विद द rth term, let TR be the rth term of an AP for R is equals to 1, 2, 3 up to n. If no sorry not n, बस मतलब जहां तक भी आपको लेना है ऐसे चलता चला जाएगा, कोई AP है। If for some positive integer, if for some positive integer m, m comma n, we have Tm is equals to 1 by n and Tn is equals to 1 by n, then Tmn is equals to what? चलो पहला क्वेश्चन है एपी का, तो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपने ही सारे क्वेश्चंस निकालते जाने हैं, क्योंकि हमने कुछ नई बातें नहीं करी हैं यार ज्यादा, एपी आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, मतलब कुछ कुछ नई बातें करी हैं, जहाँ पे हेल्प की जरूरत होगी मैं कर दूंगा, है नहीं वैसे इसमें भी कोई, पर चलो पहला ही क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें टी आर दिया गया है, rth टर्म ऑफ एन एपी, बेसिकली हमें कोई जनरल टर्म दी गई है एपी, मतलब जनरल टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए टी आर यूज करा गया है। आर की वैल्यू 1 रखोगे T1 बन जाएगा फर्स्ट टर्म, 2 रखोगे सेकंड टर्म, सिमिलरली सो ऑन। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m और n, तो अगर मैं r की जगह m रखूंगा तो Tm मतलब mth टर्म, हमें दिया गया है mth टर्म की वैल्यू है 1 by n और nth टर्म की वैल्यू है 1 by n, हमसे mnth टर्म पूछी गई है। ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट सिर्फ इसी वजह से लग सकता है क्योंकि इसमें m और n दिए गए हैं, अदरवाइज हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत करे 10th क्लास में कि आपको A4 दिया गया है, फोर्थ टर्म है किसी की 16 और सेवेंथ टर्म है किसी की लेट्स से 28, तो बताइए इसकी 10th टर्म क्या होगी? तो आप कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, याद है आपको? खुद कर ले। कर लो अभी, पहले बिल्कुल करना शुरू कर देना, पहला क्वेश्चन है, इसे याद करो पहले, बताओ मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करते थे सॉल्व। नहीं करने सारे, बहुत सारे करने हैं अभी, पहला क्वेश्चन है, पहले तो मेरे साथ कर लें या बताएं आपको? नहीं बता बस, मेरे को करना कुछ नहीं है अभी तक। सर Tm को a प्लस m-1d करके इक्वल टू 1 by n और उसको a प्लस n-1d इक्वल टू 1 by m, फिर सॉल्व कर लेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से a और d में बेसिकली हम इनको ऐसे सॉल्व करते थे कि a4 को हम लिख दिया करते थे a प्लस 3d फोर्थ टर्म, और a7 को लिख दिया करते थे a प्लस 6d सेवेंथ टर्म,
यहाँ से दोनों मतलब a प्लस 3d दिया गया हमें 16, a प्लस 6d दिया गया हमें 28। इन दोनों को सॉल्व करके हम d निकालते थे, d की कोई वैल्यू आएगी, फिर ऐसे ही a निकालेंगे। तो बेसिकली हम a और d के लिए सॉल्व करते थे इसको, a और d की वैल्यूज निकालते थे और फिर उसी के हिसाब से a10 भी निकाल दिया करते थे। सेम ही क्वेश्चन है सिमिलर, m और n कोई फिक्स्ड वैल्यूज है, m और n तो कोई कॉन्स्टेंट्स है आपके लिए। a और d के लिए सॉल्व करो, a और d कुछ m और n की टर्म्स में ही आएंगे, राइट, और tmn निकाल लो, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये। m और n से कंफ्यूज मत होना, आपको 10th क्लास तक m और n की वैल्यूज दी जाती थी, बस इतना था। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट जनरलाइज हो गया, तो आपको 4th और 7th टर्म ना देके कोई एक mth और एक nth टर्म दे दी गई है सर और mnth टर्म पूछी गई है। सर इसका कोई फास्टर मेथड है या ऐसे ही होगा 11? नहीं नहीं, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। मैं वेट कर रहा हूँ, मतलब तुम्हें आंसर देना है, टीएमएन क्या आ रहा है। सो इसको दोनों को लीनियर इक्वेशंस बना के सॉल्व कर सकते हैं क्या? वैसे ही करना है, लीनियर लीनियर इक्वेशन बनानी है ए और डी में, वहां से ए की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है, फिर वो ए और डी की वैल्यू हम टीएमएन निकालते हुए पुट कर देंगे। ओके सर। लेट्स से मैं तेरे को लिख के भी दिखा देता हूँ, टीएम का मतलब होगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1/n, ये फर्स्ट इक्वेशन। टी एन जो दिया गया है वो दिया गया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू भी हमें दी गई है 1/m। इन दोनों को सॉल्व करते हुए जिस मेथड से भी आप चाहते हैं, ए और डी की वैल्यूज निकालिए, जो कि आएगी कुछ एम और एन की टर्म्स में। एम एन की टर्म्स में कुछ भी आंसर आ रहा है चलेगा, क्योंकि एम और एन तो आपको दिए ही गए ना क्वेश्चन के अंदर। नहीं ऋषभ, गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। सबसे आसान तो मेरे को डी निकालना दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा ए खत्म हो जाएगा। माइनस किया तो ये ए से एक गायब, ये बचा m माइनस 1 में से n माइनस 1 को घटाना है, डी तो कॉमन ही आ जाएगा। इधर बच जाएगा 1/n माइनस 1/m। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हुआ, m माइनस n बचा। यहाँ पे अगर मैं इनका एलसीएम लूं, सर मेरे हिसाब से तो ठीक आ रहा है सर। आप ही दे तो फिर चेक कर, m माइनस n बनेगा यहाँ पे, तो ये d की वैल्यू जो होगी हमारे पास बन जाएगी 1/mn, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा। जैसे डी निकला, अब ए भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर सर दो। मैं ए की वैल्यू निकालना भूल गया।
तो फिर अच्छा तुमने ए की टर्म्स में तो आंसर दिया मेरे को। यस यस यस, मैं ही भूल गया तेरे को ये बात तो बताना, ए की टर्म्स में आंसर क्यों देता है। ए की टर्म्स में थोड़ी आंसर दे सकते हैं हम, तो ये भी तो सोचना। एम और एन की टर्म्स में कोई भी आंसर आ रहा है वो चलेगा, ए तो हमने लेट करा है ना, एज्यूम करा है। एम और एन गिवन थे क्वेश्चन के अंदर, उसके टर्म्स में आंसर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी की वैल्यू हमने निकाल ली एम एन है, सॉरी 1 अपॉन एम एन है, पुट करिए आप फर्स्ट इक्वेशन में, ए प्लस एम माइनस 1 के साथ डी की मल्टीप्लाई करना है, तो डी है 1 अपॉन एम एन, तो एम इंटू 1 अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। यहाँ एम से एम कैंसिल हुआ, बचा 1 अपॉन एन। 1 अपॉन एन उधर जाएगा, 1 अपॉन एन से कैंसिल हो जाएगा, तो ए भी आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन एम एन। अब सही है। एक सेकंड चेक कर, हाँ करेक्ट, अब करेक्ट है। तो डी हमारे पास 1 अपॉन एम एन है, ए भी 1 अपॉन एम एन है। हमें निकालना था टी एम एन। टी एम एन हमारे पास हो जाएगा ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। भाई एम एन टर्म निकाल रहे हैं, तो एम एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। ए की वैल्यू भी है आपके पास और डी की वैल्यू भी है। वन अपॉन एम एन से 1 अपॉन एम एन कैंसिल हुआ, वैल्यू बची हुआ। तो एम एन टर्म 1 होगी इस केस में, अगर टी एम 1 अपॉन एन है और टी एन 1 अपॉन एम है। देखा फास्ट तो कुछ नहीं हुआ, 10th से 11th में ये क्वेश्चन करने में फास्ट कुछ नहीं था, मेथड प्रॉपर वही था। फास्ट ये है कि 10th में हमारे लिए क्वेश्चन था, 11th में हमारे लिए एक रिजल्ट है। लेट्स से हमने कोई टर्म निकाली, आपस में टर्म एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो फॉर एग्जांपल मैंने T7 निकाला, T7 1/6 है किसी एपी के लिए, और T6 1/7 है उसी एपी के लिए, तो T42 1 होगा। बस ये डिफरेंस है। अब ये क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा हो गया हमारे लिए बस। सर ए और डी भी हम तुरंत निकाल सकते हैं। एओडी भी तुरंत निकल सकते हैं, बिल्कुल। तरीका वही है करने का, तरीके में कोई चेंज नहीं। यार मेरे पास ना स्पेस नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को लेफ्ट साइड से शुरू करके मोड़ते मोड़ते ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। आपको तो प्रॉपरली लिखना है, सीधे से लिखना चाहिए क्वेश्चन, तो स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से मेरे को इस तरीके से लिखना पड़ता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वापस कभी कॉपी में उठा के देखो, पता चले समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर दिया हमने। टीएमएन ऊपर से देख रहे हैं, फिर टीएमएन हमने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया। भाई निकालना पहले ए और डी पड़ेगा, तब टीएमएन निकलेगा। जी आगे बढ़े, यस सर। मतलब कोई बच्चा हो तो बता सकता है मुझे। सैफ आई थिंक ये अभी आपकी क्लास नहीं चल रही, यू हैव एंटर्ड इनटू द रॉन्ग क्लास। अभी 10 मिनट बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी। चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखिए। इफ एबीसी आर इन एपी, if ABC are in AP, then which of the following will also be in AP?
देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल आल्सो बी इन एपी। बस टिक करते जाना है, सीधा सीधा प्रॉपर्टी का यूज है। सर क्वेश्चन क्या था? ABC इफ ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, ये तीन नंबर से कोई ए बी एंड सी आर इन एपी, then which of the following will also be in AP। बस मेरे साथ साथ ही करना है ये एमसीक्यू है, मतलब ऐसे ही आपको समझानी है प्रॉपर्टी बस। हाँ जी, पहला होगा कि नहीं? हाँ सर। क्यों? सर सेम नंबर हम ऐड कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखो एबीसी अगर एपी में है, तीनों में हमने √3 ऐड कर दिया, बिल्कुल होगा। अगर मैं इन नंबर्स के साथ कुछ भी ऐसा कर रहा हूं कि जिससे नंबर्स में सेम नंबर या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, या तो सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं मैं सारे नंबर्स को, या तो सेम नंबर ऐड कर रहा हूं, या तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वो भी एपी में ही रहेगा। दूसरे वाला A-1 B-2 C-3 नहीं होगा एपी में, क्योंकि पहले से हमने 1 घटाया, दूसरे से हमने 2 घटाया, तीसरे से हमने 3 घटाया। अगर मैं सेम नंबर घटाता तीनों से तो बिल्कुल एपी में रहते, बट अगर मैं इस तरीके से घटा रहा हूं, नहीं होंगे एपी में। ऐसे ही अगर मैं ऐड भी इस तरीके से कर रहा हूं, A+1 B+2 C+3, नहीं, कुछ भी मैं ऐसा कर रहा हूं कि जिससे हमारा सेम नहीं बन रहा। ओके सर एपी में हम जीपी या कुछ और चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो? फिर से बोल। सर एपी में जैसे अगर हम कोई और जीपी या वो कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रहती है? नहीं, सेम नंबर, जीपी की सारी टर्म सेम थोड़ी होती, हाँ सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। डी बताओ चलो सोच के। सर है। देखो डी में भी हमने वही काम करा है, बस 2 ऑपरेशन लगा दिए। पहले हमने सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड करा, अगर मैं सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड डिवाइड करूंगा भी तो कर एपी दिया में और ऐड रहेगा भी ना। कर दिया। यस सर। और फिर ऐड कर दिया तीनों में। तो पहले डिवाइड करा 2 से, ए बी सी एपी में था, तो A/2 B/2 C/2 भी एपी में होगा, और A/2 + 3 B/2 + 3 C/2 + 3 वो भी एपी में होगा। बिल्कुल करेक्ट है, बस 2 ऑपरेशन एक साथ लगा दिए। इसी से इंस्पायर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जब हमारा पहले सीक्वेंस सीरीज चैप्टर, मतलब पुराने टाइम में ये क्वेश्चंस बहुत आया करते थे, अब तो नहीं आते, ऑब्सोल्यूट हो गए हैं। आपके उन सब में जरूर आ सकते हैं, बोर्ड्स के पेपर में, तो मैं 1-2 क्वेश्चन ये भी करा देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि इनके 2 मेथड्स होते हैं करने के। आप मॉड्यूल्स में देखेंगे, आप लगाएंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, तो उसमें आपको देखने को भी मिलेंगे क्वेश्चंस। अब नहीं आते बहुत ज्यादा, और उसका मतलब नहीं है कि हमें आना नहीं चाहिए। और हाँ, मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट टेक्निक भी बताना चाहूंगा। तो आपको ना क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पुराने टाइम में काफी, अभी भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अब जेई वेई नहीं पूछता अब इन क्वेश्चंस को, अब थोड़े जो और स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वो सब पूछते हैं। और वो इस तरीके की चीजें पूछेंगे आपसे कि आपको दे देंगे ABC AP में है, फिर 3 कोई भी अपनी तरफ से चीजें बनाएंगे, जैसे कि A1/B+1/C, B1/C+1/A, C1/B+1/A, R in ऑप्शंस दे देंगे AP GP HP, नन ऑफ दीज। आप इसी तरीके, ये तो मैंने तो प्रूव दैट, ये तो क्वेश्चन ही मैंने तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ये एपी में, वो आपसे एमसीक्यू पूछेंगे, वो प्रूव तो कराएंगे नहीं। तो एमसीक्यू में वो आपसे कुछ भी ऐसा पूछ लेंगे, एबीसी अगर एपी में है या एबीसी अगर जीपी में है, तो बताइए ये नंबर्स किस में होंगे।
कुछ 3 टर्म्स दे देंगे, ये किस में होंगे। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एपी जीपी एचपी में, तो आपको इस एस निकालना इतना आसान नहीं रहेगा। तो एक शॉर्टकट टेक्निक सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अगर एबीसी एपी में दिए गए हैं तो आप एबीसी को एपी में लेते हुए कोई भी 3 नंबर मान लो। सबसे आसान तो 1 2 3 है मान लो, आप एबीसी को मान लो 1 2 3। अगर एबीसी एपी में है तो एबीसी कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं ना, तो ये हर बार रिजल्ट होल्ड होना चाहिए ना, हर सेट ऑफ नंबर्स पे एबीसी के। तो आप एबीसी की वैल्यूज 1 2 3 पुट करो अपनी तरफ से, और फिर जो उसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना उन्हें निकाल लो कि वो क्या बन रहे हैं। लेट्स से एबीसी 1 2 3 पुट करा, तो यहाँ पे मैं a इंटू 1/b प्लस 1/c निकालूंगा, b इंटू 1/c प्लस 1/a की वैल्यू निकालूंगा, c इंटू 1/b प्लस 1/a की वैल्यू निकालूंगा, और उनसे चेक करके बता दूंगा कि ये किस में होंगे, एपी में होंगे या जीपी में होंगे। एमसीक्यू है तो इसलिए ये मेथड हमेशा वर्क करेगा ही करेगा एक बात तो, और आपका क्वेश्चन भी बहुत आसान कर देगा। अगर एबीसी मेरे को जीपी में दिए जाते तो मैं 1 2 4 लेके कर सकता था इस क्वेश्चन को। अब जीपी की बात जब हम कर रहेंगे तो तब हम कर लेंगे आगे। एक तरीका तो ये हुआ जो 100% वर्क करेगा ही करेगा, और आपको हर बार आपका आंसर मिल जाएगा। फिर कौन सा सर 1 2 3 रख के देख लें जो सा ऑप्शन में आ रहा है। हाँ हाँ, वैल्यूज पुट करने का तरीका, वैल्यूज पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी अलजेब्रा में, इन नॉर्मल केसेस में भी वैल्यूज पुट करने से बहुत सारे आंसर्स निकल जाते हैं। तो वो तो बेस्ट वे है मेरे हिसाब से, क्योंकि अदरवाइज अगर हम किसी और तरीके से चलते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चन हमें ये लगाए हुए होने चाहिए, जो मैं अभी दूसरा मेथड बताने वाला हूँ उसके लिए। बट प्रूविंग के केस में ये मेथड काफी काम आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। अब प्रूविंग हमें एबीसी एपी में दिया गया, हमें प्रूव करना है कि ये जो 3 नंबर्स हैं ये भी एपी में होंगे। सबसे पहले तो आप इन 3 नंबर्स को एक बार थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, इनमें कुछ ना पैटर्न बन रहा है। जैसे कि पहले वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो नीचे बनेगा बीसी, ऊपर बन जाएगा बी प्लस सी। दूसरे वाले को सॉल्व करूंगा ऐसे ही, वो भी बन जाएगा कुछ बी इंटू ए प्लस सी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा ए को, ऑन तो ये सर बनेगा ऑन एबीसी करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए। क्या क्या, फिर से बोलो। तो डिवाइड बाय एबीसी करेंगे। अभी अभी करेंगे सब। ये देखो ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी बन गया, ऊपर से बस बी सी मिसिंग है। ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, तो दूसरे वाला देखो, दूसरे वाले के नीचे में बी सी ए सी बनेगा सॉरी, और ऊपर बन जाएगा बी सी प्लस ए बी। ऐसे तीसरे वाले में बन जाएगा सी बी प्लस ए बी। राइट, अब मैं क्वेश्चन को शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं एंड रिजल्ट जो मुझे बनाना है उसकी तरफ ध्यान दूंगा। अब मैं क्वेश्चन को शुरू करूंगा कि मुझे यहां से यहां तक कैसे पहुंचना है। अगर एबीसी एपी में दिए गए हैं तो मुझे एक बात पता है कि मैं एबीसी में कुछ भी ऐड करूं या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूं, कुछ भी मल्टीप्लाई करूं या कुछ भी डिवाइड करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एपी बना रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो मैंने क्या किया कि तीनों नंबर्स को एबीसी से डिवाइड कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि देखो अपॉन में एक के बीसी आ रहा है, एक के सी ए आ रहा है, एक के ए बी आएगा। तो अगर तीनों को आप एबीसी से डिवाइड करते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए अपॉन एबीसी बन जाएगा 1 अपॉन बीसी, बी अपॉन एबीसी बन जाएगा 1 अपॉन एसी, और सी अपॉन एबीसी बन जाएगा 1 अपॉन एबी, एंड दे विल स्टिल बी इन एपी। अगेन अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, तो भी गिवन सीक्वेंस एपी में ही रहेगा, एंड दिस वुड बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए सी, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए पी विल ऑल्सो बी इन ए पी। आ चुका है हमारा रिजल्ट ऑलमोस्ट। अगर हम इसी सीक्वेंस में से -1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें गिवन नंबर्स मिल जाएंगे जो भी उसने पूछे थे। तो तीनों में से -1 करने पे वी विल अचीव द गिवन रिजल्ट। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच टर्म, देखिए 1 सब्ट्रैक्ट करते ही यहाँ पे BC कैंसिल हो जाएगा आपका, बच जाएगा सिर्फ AB
plus CA upon BC. Similarly, AB plus BC divided by AC and BC plus CA divided by AB will also be in AB, जो कि हमें रिजल्ट अचीव करना था. तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं यार क्वेश्चंस. अभी टाइम हो चुका है दूसरी क्लास का. So we'll proceed in the next class. Thank you, sir.